Hello and welcome my YouTube channel. I see learn science with concept. Let's see a moment of science. हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, मैटर के बारे में, एटम्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में चर्चा किए थे। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हम लोग आयन के बारे में बात कर रहे थे कि जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वैसा पार्टिकल जिस पर चार्ज हो, है ना। तो पार्टिकल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एटम के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में। यदि उस पर चार्ज हो तो चार्ज दो प्रकार का होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे और जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स या पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस। मतलब यदि एटम पर चार्ज आ गया या मॉलिक्यूल पे चार्ज आ गया तो वो उसे हम अब एटम और मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयंस। इसका दो टाइप है, एक कैटायन है, इसको हम लोग धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनायन। और एक को बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। इसको हम लोग ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणायन। तो यदि चार्ज हमारा प्लस हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, उसको कैटायन बोलेंगे, और यदि निगेटिवली चार्ज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे सोडियम है और तो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल एटम है। जैसे हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल में, मतलब गियर को न्यूट्रल करो। तो न्यूट्रल गियर करने के बाद क्या होता है? गाड़ी मतलब विदाउट स्टार्ट के भी वो क्या है? आगे बढ़ सकती है। मतलब न ही गियर आगे है न ही पीछे है, मतलब न्यूट्रल में है। न्यूट्रल मतलब न ही पॉजिटिव चार्ज न ही नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से हम लोग मतलब इसके बारे में जान सकते हैं। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। अब ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस कर दिया। चूँकि मेटल है, सोडियम क्या है? मेटल है, हाईली रिएक्टिव एटम में से एक है ना। तो वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या है? अब ये सोडियम आयन हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम आयन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम, जो कि प्लस है तो सोडियम कैटायन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पार्टिकल जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? आयंस में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है। अब वो क्या किया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा? F माइनस। अब ये फ्लोरीन है ना, अब ये फ्लोरीन एटम नहीं रहा, अब आयन बन गया। क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे फ्लोरीन एनायन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन एनायन। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चार्ज को लूज और गेन करने के बाद क्या होता है? पार्टिकल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग कैटायन और एनायन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन और एनायन। इसमें और भी बहुत सारा चीज़, इसको इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग बोलेंगे कि ये एक एटम है, ये क्या है? एक एटम है, और एक एटम ने क्या किया? एक्स इलेक्ट्रॉन लिया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया? एक्स इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा? तो चार्ज जो होगा उस पर क्या है? निगेटिव। तो ये हो जाएगा ए, कितना लिया? एक्स इलेक्ट्रॉन, तो एक्स माइनस हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा? माइनस। यदि कोई एटम, सपोज दैट हम बी ले लेते हैं, और क्या किया? वाई इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। तो वाई इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इस पर क्या होगा? चार्ज प्लस होगा। और कितना? वाई प्लस। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से क्या होता है? चार्ज पार्टिकल चार्ज हो जाता है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जितना ज़्यादा गेन करेगा
उतना ही ज़्यादा चार्ज में, उतना ही ज़्यादा पावर में चार्ज आएगा। यदि गेन करेगा तो माइनस में और लूज करेगा तो प्लस में। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे CO2 या CO3 2 माइनस। तो अब ये तो मॉलिक्यूल है ना, पहले मॉलिक्यूल था, अब चार्ज पार्टिकल हो गया है ना, एनायन हो गया। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो CO3 2 माइनस जो बना वो कैसे बना, CO3 और कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका क्या हो गया, इस प्रकार से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन CO3, यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो CO3 2 माइनस बनाएगा। अब आगे बात यह है कि जो हम लोग बोलते थे न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो एटॉमिक नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब Z एटॉमिक नंबर यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंटेशन था हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, तो हम लोग जो रिप्रेजेंट किए थे एटम को, तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे किए थे, एक्स में, या कोई दूसरा वाई भी ले सकते हैं। तो जो नीचे था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऊपर जो ए था, ए से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर को, किसको करेंगे, मास नंबर। तो नीचे जो जेड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को, और ऊपर जो ए है किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर को। और ये जो एक्स है वो क्या है, एटम है, क्या है, एटम है। अब ये मास नंबर जो किसके बराबर होगा, पिछले लेक्चर में बताएं इसके बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर क्या हो जाएगा, मास नंबर। ये कब होगा, जब एटम के रूप में, मतलब जो पार्टिकल वो क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में होता है नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, या हम लोग बोल सकते हैं जीरो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस। जब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम बोलेंगे। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जैसे हम मैग्नीशियम ले लें, क्या ले लिए, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर क्या होता है, 24। तो मास नंबर 24 होता है। तो यदि हम मैग्नीशियम का एटम लिए तो इसमें जो 12 है वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब जो नंबर वो प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जो 24 है, तो ये जो 24 है इसमें ये क्या है, मास नंबर, क्या है, मास नंबर। और यदि एटम न्यूट्रल है, एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होगा, बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ये तो हो गया न्यूट्रल एटम में। लेकिन यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इट्स कॉल्ड आयन। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Al3+, तो ये क्या है, आयन है, मतलब कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन बोलेंगे। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नेवर चेंज, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नेवर चेंज नहीं होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड विल बी चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज। इसमें क्या होगा, चूँकि आदान प्रदान जो होता है, लूज और गेन जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का नहीं होता। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का ही लूज गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यदि न्यूट्रल एटम में एल्युमिनियम के पास, तो एल्युमिनियम का हम जानते हैं कि एल्युमिनियम क्या होता है, 30 और मास नंबर 27। यदि ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। इसमें यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 13, तो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन भी क्या है 13। बट इसमें बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 माइनस क्या हो जाएगा 3, 10 हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, वही रहेगा जो पहले है, और मास नंबर भी क्या होगा, वही रहेगा। मास नंबर भी क्या रहेगा 27। और यदि मास नंबर यदि नहीं चेंज होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास नंबर बराबर क्या होता है, मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो मास नंबर कितना है 27 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितना है 13, तो बराबर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा 13। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आगे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग लेंगे O2 माइनस। तो O2 माइनस, तो जब हम लोग O की बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या कितना है 16। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा A माइनस जेड या P बोल सकते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A कितना 16 माइनस 8 क्या हो गया 8 हो गया, इतना हो जाएगा। और चूंकि न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 8 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा। न्यूट्रॉन कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे, प्रोटॉन कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किया, किसी से लिया है, माइनस मतलब गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो चार्ज पार्टिकल है ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है। इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास होता है द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब एक एटम का जो मास होगा है ना, मतलब किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर में, तो किसी भी मैटर में जब उसको डिविजिबल करेंगे है ना, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते करते एक समय ऐसा होगा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो डिवाइड नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इनडिविजिबल पार्ट। तो साइंटिस्ट ने, जो महान साइंटिस्ट डाल्टन, वो बोला ही है कि एटम इज क्या है, इनडिविजिबल, मतलब उसको विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का, सपोज दैट ये मार्कर है, ये पदार्थ, इसको मैटर मान लेते हैं, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट कण होगा पार्टिकल, उसी को हम लोग एटम बोलेंगे। और उस पार्टिकल का जो मास होगा उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास का यूनिट होगा, एटॉमिक मास का यूनिट होगा मात्रक। मात्रक मतलब जिससे हम मेजरमेंट करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिससे हम किसी भी चीज़ को मापते हैं उसको मात्रक बोलते हैं, और जिसको मापते हैं उसको क्वांटिटी बोलते हैं या राशि से बोलते हैं, है ना। तो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, मतलब भौतिक राशि और मात्रक। तो चूँकि जिसको मापते हैं है ना, लंबाई को मापते हैं, तो वो क्या है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई को मीटर से मापते हैं चूँकि, उसीलिए वो क्या है, मात्रक है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट चाहिए, और यूनिट को 2 तरह से माप सकते हैं, एक AMU से, एक U से। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और U को बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा एटम है, जैसे X हमारा एटम है, X हमारा एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि इसके बारे में है ना, यदि इसको मापेंगे तो क्या करेंगे, इसको नहीं मापेंगे, दोनों को साथ मापेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल में यदि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो तीनों का मास मिलाकर जो मास होगा वही उस एटम का मास हो जाएगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसलिए नेग्लिजिबल करते हैं, इसलिए उसका
इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, इसीलिए इसको क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे अभी कि जैसे कि एक एटम है, एक एटम, तो ये जो एटम है मतलब परमाणु है हमारा, है ना। तो ये जो एटम है इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तीनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों है, तो तीनों का जो मास होगा, तो जैसा कि हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 है ना, इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोटॉन का क्या होता है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि माइनस में क्या होता है, माइनस में किलोग्राम से ग्राम करेंगे तो क्या होगा, जो पावर का मान क्या होगा, निगेटिव में कम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मान है उस स्लाइटली ग्रेटर देन है, क्या है, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बस इतना। तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास m से मास, n से न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यदि हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करेंगे तो वो क्या है, यहाँ -31 है, मतलब बहुत ज़्यादा कम। और बहुत ज़्यादा कम होने के कारण ही इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसके कंपेयर में एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बहुत कम है, और इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 1 जो है, यदि कंपेयर करते हैं तो 1/1/8, इसके मास का क्या है 1/1837 है, इसके मास का क्या है 18137 मास के बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/1837 मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। तो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इसको जीरो मान लेते हैं। तो फिर काउंट किसको करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, किसको काउंट करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यदि हम लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, तो क्या लेंगे, तो चूँकि इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, जेड, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए, क्या लिखते हैं, ए। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर मानते हैं ना, एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करके जो मिलता है वो क्या होता है, मास नंबर। तो यहाँ जो मास ऑफ एन एटम होगा वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम जीरो कर दिए, और जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो। तो बच गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन लेते हैं। तो प्रोटॉन में हम लोग क्या लेंगे, जो जेड होगा वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, जेड होगा वही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। और एक यदि प्रोटॉन का मास यदि 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम है, तो जेड का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जेड इंटू 1.673 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -24 ग्राम। प्लस अब न्यूट्रॉन का लेंगे, तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.675 इंटू 10⁻24 है ना। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड कर देंगे, है ना, a माइनस जेड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, p प्लस जेड, क्या होता है, p प्लस जेड, सॉरी p प्लस n, सॉरी p प्लस n। और ये जो p का वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू है, तो लिख सकते हैं a बराबर जेड प्लस n, और n बराबर क्या होगा, a माइनस जेड, यही हो जाएगा। बड़ा हम थोड़ा लिख देते हैं, ऐसा कि हम जानते हैं कि जो जेड बराबर होता है क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर। तो हम लोग जो ए निकालें वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या है ना प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या होता है जेड के बराबर होता है, तो इसलिए जब न्यूट्रॉन निकालें क्या होगा, ए माइनस जेड होगा, ए माइनस जेड कर देंगे, ए माइनस जेड, वही ए माइनस जेड लिखे, ये क्या है
न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। किस संख्या के बराबर? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यूट्रॉन के मास से, तो एक न्यूट्रॉन का मास क्या है? 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही हो जाएगा। तो ये जो मास होगा, है ना, ये जो मास होगा, यही मास क्या हो जाएगा? एक एटम का हो जाएगा, एक एटम का हो जाएगा। इतना मास एक एटम। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू दोनों क्या है, दोनों को हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ जो एक प्रोटॉन का वैल्यू, एक न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या है? 3 और 5, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं के बराबर इसको बोल सकते हैं। तो इस दोनों वैल्यू को क्या है? बराबर लिख सकते हैं। तो एक 3 को और यहाँ से एक 5 को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। क्योंकि पॉइंट में, है ना, पॉइंट में 2 अंक के बाद संख्या है, तो वो क्या है? नहीं के बराबर उसको काउंट करेंगे, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे जेड है ना, और इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और फिर माइनस क्या हो जाएगा? जेड इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारा? ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, 24 ग्राम, इतना आ जाएगा हमारा, है ना। ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यही हो जाएगा मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, यह हो जाएगा मास ऑफ एन एटम। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना, इस प्रकार से। अब जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर 7, मतलब प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन की संख्या 7, एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पे 14 लिखते हैं, 14। ये क्या है? ये है मास नंबर है। तो हम लोग जब बोलेंगे कि एक नाइट्रोजन, क्या लेंगे? 1 नाइट्रोजन का मास, 1 नाइट्रोजन का मास क्या होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 14 AMU। तो ये जो 14 AMU या 14 AMU वो कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी जो A इंटू इतना है, इसी को हम लोग बोलते हैं A, और ये जो वैल्यू होता है हमारा, यह जो देख रही है, जो हमारा वैल्यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं AMU, मतलब 1 AMU। ये जो वैल्यू है, ये क्या है? 1 AMU के बराबर। मतलब यदि 10 होगा मास नंबर, तो 10 AMU होगा। जैसे मैंने क्या बोला अभी कि मास नंबर यहाँ 14 है, तो एक नाइट्रोजन एटम का मास क्या होगा? 14 AMU, 14 AMU। इसके बारे में जरूर बताते हैं अभी जस्ट। आपने देखा होगा कि हम लोग नाइट्रोजन है, तो इसको एटम भी बोलते हैं, और नाइट्रोजन को एलिमेंट बोलते हैं, नाइट्रोजन को एलिमेंट बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही है क्या? तो क्या दोनों अलग है? अलग है। एटम परमाणु, एलिमेंट तत्व हो गया। अब नाइट्रोजन एन लिखा हुआ तो नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, फिर अंतर क्या? तो अंतर यही है हमारा कि बहुत सारे नाइट्रोजन एटम जब मिलता है तो वो क्या बनाता है? बहुत सारा नाइट्रोजन एटम जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन तत्व बनाएगा। और कितना मिलेगा? तो यदि नाइट्रोजन एटम की संख्या यदि 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाए? 23। यदि एक ही प्रकार का नाइट्रोजन एटम कितना हो जाए? एक ही प्रकार का होता ही है ना, हम लोग एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो यदि नाइट्रोजन एटम की संख्या कितना हो जाए? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, वो नाइट्रोजन तत्व हो जाएगा। अब वो तत्व बन गया, है ना। क्या बन गया? तत्व बन गया। तो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये जो है क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल या एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या पार्टिकल बोलेंगे, है ना। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स या पार्टिकल, है ना। इस प्रकार ऐसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एटम, और फिर यहाँ पर बोलेंगे ऑक्सीजन एलिमेंट। क्या अंतर है दोनों? दोनों एक ही है क्या? नहीं। यदि हम ऑक्सीजन एटम कितना ले लेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, और ये संख्या फिक्स्ड है और इसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एक ही प्रकार का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा। और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम था। एवोगाड्रो किसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, ऐसे। और इसी ने इस नंबर को दिया था। कहीं कि 6.023 भी लिखा रहता है ना, 6.023, तो 22 भी दोनों सही है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। यही चीज़ आपका कहाँ होगा, मोलिकुल और कंपाउंड में। तो ये हो गया एटम और एलिमेंट के बीच जो रिलेशन है, एटम और एलिमेंट के बीच क्या है, रिलेशन, एटम और एलिमेंट के बीच जो रिलेशन। अब हम आगे बात करेंगे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कि कहीं लिखा रहता CO2 मोलिकुल। क्या लिखा है, CO2 मोलिकुल, बस वही बात है। और कहीं लिखा रहता CO2 कंपाउंड। क्या अंतर है दोनों में, दोनों अलग है कि एक ही है। मोलिकुल मतलब अणु, कंपाउंड मतलब होता है, आप तो जानते हैं, यौगिक। क्या अंतर है, क्या एक ही है कि अलग है ना। तो दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। तो दोनों बिल्कुल अलग कैसे हैं, यदि CO2 मोलिकुल को हम क्या करेंगे, CO2 मोलिकुल जो है एक ही प्रकार का CO2 मोलिकुल कितना लेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, बस वही काम करेंगे। यदि CO2 मोलिकुल कितना ले लेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो CO2 कंपाउंड हो जाएगा, है ना। और ये संख्या अभी बताएं, ये संख्या को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितना एटम्स है ना, क्योंकि एटम्स मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या होगा, कार्बन एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, तो कितना है, 3 एटम्स हो गया। कितना एटम हो गया, 3 एटम्स हो गया, एक कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। लेकिन इसमें जब बात करेंगे तो क्या करेंगे, कितना है, 3 एटम्स गुना ये कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इतना एटम मिल करके एक CO2 का क्या है, कंपाउंड, एक CO2 का कंपाउंड। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि यदि हम CO2 मोलिकुल बोलेंगे तो बस 3 एटम है, 3 पार्टिकल है ना। और कंपाउंड बोलेंगे तो ये जो 3 पार्टिकल है कितना टाइम्स है, इतना टाइम्स है, सेम ही टाइप का है ना, सेम ही टाइप का कितना है ना। ऐसे कि हम सपोज दैट ये यौगिक है, क्या है, कंपाउंड है। मेटर भी बोल सकते हैं, मेटर का एक स्पेशल टाइप है ना, कंपाउंड या मेटर बोलिए, है ना, यौगिक। ये क्या है, तो यदि हम बोलेंगे ये CO2 का कंपाउंड है, इसमें कितना CO2 होगा, बहुत सारा CO2 होगा ना। तो हम लोग CO2 कैसे लिखते हैं, इस तरह से, बहुत सारा CO2 होगा, बहुत सारा CO2 होगा, बहुत सारा CO2 होगा, बहुत सारा CO2 होगा, इस प्रकार से बहुत सारा होगा, मतलब पूरे में क्या होगा आपका, तो ये होगा। लेकिन जब हम बोलेंगे कि एक CO2 मोलिकुल, तो क्या होगा, कोई एक CO2 मोलिकुल, किसी को लेंगे, ये CO2 मोलिकुल, ये क्या है, CO2 मोलिकुल, ये क्या है, CO2 मोलिकुल है, CO2 मोलिकुल। और पूरे मिला के क्या बोलेंगे, CO2 कंपाउंड। क्या बोलेंगे, पूरे मिला के CO2 कंपाउंड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर यदि हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल से कंपाउंड हो जाएगा और एटम से एलिमेंट हो जाएगा, एटम से एलिमेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्लोरीन का क्या एलिमेंट है, तो क्लोरीन जब एलिमेंट बोलेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो क्लोरीन जो एटम होगा, क्लोरीन एटम, ये तो एक ही है, इसको किसके बराबर लेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, 23 के बराबर। इतना यदि क्लोरीन एटम लेंगे तो एक क्लोरीन का एलिमेंट बन जाएगा, एक क्लोरीन का एलिमेंट बन जाएगा। जैसे हम लोग मान लो सपोज दैट ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन एलिमेंट, इसमें बहुत सारा क्लोरीन है, बहुत सारा क्लोरीन है, बहुत सारा क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, लेकिन ये पूरे क्या है, क्लोरीन का एलिमेंट है, क्लोरीन का क्या है, एलिमेंट। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं।
अब जैसे हम लोग बता रहे हैं कि जो यूनिट होता है ना, यू होता है जैसे बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट, एक होता है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एएमयू होता है वो क्या होता है, एएमयू इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जो एएमयू होता है आपका है ना, वो होता है आपको कि इसका जो डेफिनेशन है वो ये है ना, एएमयू का जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ कार्बन 12 कहने का मतलब ये होगा, आप आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में सुने होंगे है ना, जिसको हम लोग समस्थानिक और सर्वभारिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे समस्थानिक में आइसोटोप में क्या बोलेंगे, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम ही रहता है ना, मास नंबर क्या होता है बदल जाता है। जैसे कार्बन 66 लेकिन मास नंबर क्या है 12 और दूसरे का 14। इस प्रकार का जो होता है उसको हम लोग आइसोटोप्स होता है। इसी प्रकार से जस्ट इसका इन्वर्स में हम लोग बोलेंगे आइसोबार्स। जैसे उसमें क्या होगा, मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग रहेगा। तो ये कार्बन 12 लिया गया है ना, कार्बन 14 नहीं कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के कितना 1/12 पार्ट जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एएमयू। क्या बोलेंगे, एएमयू। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होगा वो होगा 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो पहले ये निकाल लेते एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है ना, जो कार्बन एलिमेंट तो 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 मतलब हो गया कार्बन एलिमेंट की बात हो रही है। और कार्बन एलिमेंट जो है ना, इसका जो मास होता है ना, कार्बन एलिमेंट का जो मास होगा क्या होगा, मास वो क्या होगा 12 ग्राम। कितना होगा 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा। तो 1/12 पार्ट एन एटम। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन एलिमेंट अभी बताएं है ना, कार्बन एलिमेंट उसमें कार्बन का कितना एटम होगा 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम होगा। अभी बताएं जस्ट। नाइट्रोजन का एलिमेंट में इतना ही नाइट्रोजन एटम होगा है ना, फ्लोरीन का एलिमेंट में इतना ही फ्लोरीन का एटम होगा। मतलब चूँकि हम जानते हैं कि तत्व जो एक ही प्रकार का पार्टिकल से मिलके बनता है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पार्टिकल से बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पार्टिकल से बनेगा, सोडियम है सोडियम पार्टिकल से बनेगा, स्कैंडियम है स्कैंडियम के पार्टिकल से बनेगा, कॉपर है कॉपर के पार्टिकल से बनेगा। तो यदि हम बोलेंगे एन एटम ऑफ कार्बन 12 है ना, तो क्या लेंगे, तो जो 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम से बराबर क्या होता है एक कार्बन एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 12। क्या बोलते हैं, कार्बन 12। और ये होता है कितना 12 ग्राम के बराबर। किसके बराबर होता है 12 ग्राम के बराबर। तो हम लोग यदि एक एटम का मास लेंगे, एक एटम का मास लेंगे, मास ऑफ